हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उनने संकल्प भी ले लिया है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। तो कहाँ है लड़ रहे आपका हैं। जो एक डेडलाइन है मार्च 2026 तक नक्सलवादी को उखाड़ फेंकने का, आप उसमें कहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, बहुत आगे पहुंच गए हैं और अभी 15-16 महीने के सरकार में 365 से भी ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों ने मतलब पूरे छत्तीसगढ़ को विकास की दृष्टि से कितना पीछे कर दिया, कितने निर्दोष लोग उनके आईडी के ब्लास्ट के चक्कर में कोई पैर गंवा दिया, कोई आंखें गंवा। दूसरा आपका पर्सनल भी है और जिसके लिए छत्तीसगढ़ का जो काफ़ी नेशनली जो काफ़ी सालों से चर्चा में रहा है वो है एक जो धर्मांतरण की बात होती है। आप खुद ही दिलीप सिंह जुरेवी जी के साथ आप घर वापसी में काफ़ी साल आपने काम किया। जी, अभी उस फ्रंट पे क्या आप जब मुख्यमंत्री हैं आप उस पर कुछ कर रहे हैं? हम लोगों का विरोध कोई ईसाई या मुसलमान से नहीं है, लेकिन उनके गलत कामों का विरोध है। ये जो मतलब ठीक है, हमारा ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, अपनी इच्छा से कोई किसी भी धर्म में जाता है, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन किसी की गरीबी का, किसी की अशिक्षा का लाभ लेके उनको मतलब बहला फुसला के आप धर्मांतरित करते हैं, तो वो गलत है। तो उसके हम लोग विरोधी हैं। आप अपने आप को रमन सिंह से और भूपेश बघेल से अलग किस तरह का मुख्यमंत्री मानते हैं? मैं तो अपने को मुख्यमंत्री मानता ही नहीं हूँ। मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ और आज हमको ठीक है, दायित्व है मुख्यमंत्री का, लेकिन लगता नहीं है कि हम मुख्यमंत्री, हम तो एक सेवक हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डीके सिंह। मेरे साथ है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई। स्वागत है आपका द प्रिंट में। जी, मुझे धन्यवाद। पूछना तो आपसे बहुत कुछ है, जैसे एक आर पार की लड़ाई आप नक्सलिज्म पे लड़ रहे हैं, बस्तर डेवलपमेंट के बारे में पूछना है, फिर देखा है कि नया रायपुर एक बिजनेस हब बन रहा है। काफी कुछ सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा पीछे आपको ले चलता हूँ। 2023 के दिसंबर के महीने में हम लोग दिल्ली में बैठ के देखे थे किसको अनाउंस करेंगे सीएम। अचानक आपका नाम आया, तो चल रहा था वन ऑफ द कंटेंडर्स में, लेकिन हम श्योर नहीं थे। अचानक आपका नाम है, आपको कब पता चला था कि आप सीएम बनने वाले हैं? नहीं, हमको तो तब पता चला जब विधायक दल के नेता का चुनाव का अवसर आया और केंद्र से श्री अर्जुन मुंडा जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे। और जब मंच से अनाउंस हुआ विधायक दल के नेता के रूप में हमारा नाम का, उसी समय हमको पता चला कि पार्टी हमको मतलब मुख्यमंत्री का दायित्व सौंप रही है। इतना पुराना आपका राजनीतिक करियर रहा है, आपने अच्छा ग्रास रूट से आपने शुरू किया, तो नक्सलिज्म की समझ जो आप जिस तरह समझेंगे बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन को नहीं समझेंगे। और फिर जब आप आए और आपने आपका पहला जो शुरू हुआ कि गोली का जवाब गोली से, बोली का जवाब बोली से, जी, इस अप्रोच के पीछे क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग? देखिए, जब हम राजनीति में आ गए और 2000 में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किए 1 नवंबर 2000 में, और 3 साल बाद जब विधानसभा का चुनाव आया तो छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जनादेश दिया और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने। तो उस समय छत्तीसगढ़ रायपुर से ज़्यादा हमारा रिश्ता वो हुआ, तब नक्सली और नक्सलवाद से हम ज़्यादा परिचित हुए। तो उस समय जब हमारी सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में नक्सलवाद से उस समय भी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी, और उस समय छत्तीसगढ़ का ज़्यादा क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित था। आज तो बहुत छोटा क्षेत्र है प्रभावित, लेकिन उस समय हमारा सरगुजा संभाग वो भी नक्सलवाद से ग्रसित था। तो उस समय भी लड़ाई होती थी, लेकिन उस समय हमारे जवान भी काफ़ी मतलब शिकार हो जाते थे, काल कवलित हो जाते थे। लेकिन अब जब हम लोग 2023 में विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार में आए हैं, तो अब चूँकि डबल इंजन की भी सरकार है और माननीय हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी
उनने संकल्प भी ले लिया है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। तो फिर नए सिरे से नक्सलवाद के साथ लड़ने की नीति बनी, जेटीएफ बनाए, जॉइंट टास्क फोर्स बनाए जो सीमावर्ती प्रदेश है उनके साथ, और प्लानिंग के साथ, और हमेशा जवानों का हौसला भी बढ़ाए। हम स्वयं कैंप में एक रात रुके भी, उनसे मुलाकात किए। हमारे यहाँ के जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनका बराबर संपर्क हुआ, और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री वो भी मतलब साल भर के अंदर में कई बार छत्तीसगढ़ आए, और हमारे अधिकारियों के साथ, सुरक्षा बल के जवानों के साथ वो भी एक सुरक्षा कैंप में गए, उनके साथ भोजन किए, उनके साथ बैठे, गांव भी गए, चौपाल में भी गए, और स्कूल और आंगनबाड़ी का भी विजिट किए। तो इस तरह से हमारे जवानों का भी हौसला बढ़ा और जनता का भी विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा, और बहुत मजबूती के साथ आज हम लोग नक्सलवाद के साथ तो कहाँ है लड़ रहे आपका हैं। जो एक डेडलाइन है मार्च 2026 तक नक्सलवादियों को उखाड़ फेंकने का, आप उसमें कहाँ तक पहुंचे हैं? देखिए, बहुत आगे पहुंच गए हैं, और अभी ये 15-16 महीने के सरकार में 365 से भी ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं। और शुरू से ही हम लोगों ने आह्वान किया नक्सलियों को कि भाई आप लोग हिंसा छोड़ो, गोलीबार की भाषा छोड़ो, और विकास की मुख्यधारा से जुड़ो। आपके साथ सरकार न्याय करेगी, अच्छी पुनर्वास नीति के तहत आप लोगों को फायदा देंगे, और इसका असर भी हुआ। और आज 1300 से ज़्यादा नक्सली आत्मसमर्पण भी किए हैं। उनके साथ हम लोग अच्छा कर रहे हैं, उनका स्किलिंग कर रहे हैं, उनके अलग से 15,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए हैं। कल ही 2,500 लोगों को पहला किस्त प्रधानमंत्री आवास का 40-40 हज़ार रुपये उनके खातों में भेजे हैं, और लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। आज 100 से भी ज़्यादा गांव आज नक्सलवाद से आबाद हो गए हैं। वहाँ पर सुरक्षा कैंप खुलने से हम लोग एक नियत निलानार योजना, आपका सुंदर गांव योजना, उसके माध्यम से सरकार की जो भी सुविधाएं हैं, करीब 17 विभागों के काम और 50 से ऊपर व्यक्तिमूलक योजनाओं को हम लोग उन गांव तक पहुंचा पाने में सफल हुए हैं। वहाँ सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, उनके घरों में पानी पहुंचा रहे हैं, उनका राशन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, वहाँ बंद पड़े स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं। तो इस तरह से जनता का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। हम लोग पिछले समय में बस्तर ओलंपिक कराए युवाओं के लिए, युवाओं को हम लोग जोड़ना चाहते थे सरकार से, और 18 साल से लेकर 35 साल के 1,65,000 लोग उसमें पंजीयन कराए और शामिल हुए, जिसमें आधी संख्या महिलाओं की थी, हमारी बेटियों की थी। और बहुत अच्छे से बस्तर ओलंपिक संपन्न हुआ, जिसका समापन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। उसके बाद हम लोग सोचे कि भाई इस क्षेत्र के जो जनजाति समाज के लोग हैं, एक तो खेल कूद में रुचि रखते हैं, दूसरा नृत्य गायन ये सब में भी रुचि रखते हैं, तो एक बस्तर पंडुम भी कराए। बस्तर पंडुम का मतलब होता है उत्सव, तो बस्तर उत्सव भी कराए। ये भी करीब 45 दिनों तक चला, और ब्लॉक स्तर से लेकर संभाग स्तर तक ये हम लोग कार्यक्रम कराए, और इसमें भी 47,000 लोग भाग लिए। तो इससे प्रमाणित हो गया कि अब क्षेत्र के लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है, और नक्सलवाद के प्रति इनका मतलब जो भी वो था विश्वास वो घटा है। वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मुझे कहा जा रहा है कि अब आपके पास एक बस्तर डेवलपमेंट प्लान है, जो क्षेत्र भी नक्सल से ग्रसित है उसको आप टूरिज्म में प्रमोट करना चाह रहे हैं। खैर उस पर आने के पहले एक स्टेट अवे पूछूंगा मैं कि कितना परसेंट बच गया है, कितना आपने हटा दिया है नक्सलिज्म, और कितना परसेंट बच गया है, कितने नक्सल्स बचे हुए हैं? अब देखिए, बहुत कम बचे हैं, और वैसे पूरे देश का नक्सलवाद का अगर प्रतिशत के रूप में लें तो करीब 70 से ऊपर परसेंट छत्तीसगढ़ में ही है। लेकिन ये 15 महीनों में काफ़ी हम लोगों ने मतलब नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ी है, और अब बहुत हार्डकोर जो नक्सली हैं बहुत
कम बचे हैं और अभी ऑपरेशन भी चल रहा है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो बॉर्डर है, जो पहाड़ी है, उसमें हमारे सुरक्षा बल के जवान डटे हुए हैं। ऑपरेशन चल रहा है और हमको लगता है कि इसमें सफलता के बाद बहुत कम नक्सली बचेंगे और जो माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है आने वाले साल 31 मार्च 2026 तक, हमको लगता है जिस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उससे पहला ही उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। ये इसमें नक्सल से लड़ाई में तेलंगाना सरकार से आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ पे थे, मतलब जी अभी के जी नहीं। जी जी। वो केसीआर कह रहे थे कि यूथ और आदिवासी को जो है सो इस पे आप उनको टारगेट कर रहे हैं। देखिए, जब ऑपरेशन की शुरुआत हुई तो उनका सहयोग नहीं मिला, लेकिन विरोध भी नहीं था। लेकिन बाद में उन्होंने मतलब नक्सलियों का पक्ष लिया। क्या ये रेवंत रेड्डी सरकार ने? जी जी बिल्कुल। और मुख्यमंत्री का वक्तव्य भी आया कि वहाँ पर आदिवासियों को मारा जा रहा है, जबकि उनको नहीं पता कि यहाँ पर उन्होंने नक्सलियों ने मतलब पूरे छत्तीसगढ़ को विकास की दृष्टि से कितना पीछे कर दिया, कितने निर्दोष लोग उनके आईडी के ब्लास्ट के चक्कर में कोई पैर गंवा दिया, कोई आंखें गंवा दिया। आज कितने निर्दोष लोग जिनका कोई दोष नहीं, इतने ही दोष है कि उस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन वो लोग नक्सलवाद से मतलब पीड़ित हुए। और कल ही हमारे पास उनका एक पूरा डेलीगेशन आया था और उन्होंने एक आवेदन हमको लिख के दिया है कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर ये जारी रहना चाहिए और आतंकवाद को ख़त्म ही होना चाहिए। ये लोग विकास के विरोधी हैं और लेकिन लोग नासूर हैं, ऐसा वो जो पीड़ित लोग हैं उनका एक डेलीगेशन आके हमसे मिला। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि तेलंगाना सरकार आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो फिर कैसे खत्म कर पाएंगे आप? एक बार यहाँ खत्म करेंगे फिर से आ जाएंगे उधर से वो? नहीं, बिल्कुल ख़त्म करेंगे। अब तो टास्क फोर्स है तो इतना भी वो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उनका वक्तव्य आया उसी में थोड़ा विरोध उनका दिखा। तो आपने जब कहा कि बोली का जवाब बोली से, गोली का जवाब गोली से, लेकिन वो मैंने सुना कि कई कई बार अप्रोच कर चुके हो कि हमसे बात करो, अनकंडीशनली आपसे बात करने को नक्सल तैयार है, लेकिन मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हम लोग शुरू से ही उनको बुला रहे हैं कि आप गोलीबारी छोड़ो, हिंसा छोड़ो और विकास की मुख्यधारा से जुड़ो, और उसमें जुड़ भी रहे हैं और 1300 से ज़्यादा आत्मसमर्पण किए भी हैं। तो सही साहब एक चीज़ बताइए, नक्सल्स हमारे बाहर जो छत्तीसगढ़ हैं उनके लिए जो यंगस्टर्स हैं जो शायद उनको गए नहीं है पहले, इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, अभी के नक्सल्स कौन है? वो माओइस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, मतलब एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, या टेररिस्ट हैं? जैसे आपने आतंकवाद के कंटेक्स्ट में भी उनकी बात की, उनको आप कौन हैं ये लोग? देखिए, जब हम होश संभाले तो नक्सल और नक्सलवाद को ये समझते थे कि दूरस्थ अंचलों में जो लोग शोषित होते हैं उनके लोग रहनुमाई के रूप में खड़ा होते हैं। जो माओइस्ट बेसिकली इनका हाँ, ओरिजिनल एक जो था। थिंकिंग था ये। लेकिन जब हम होश संभाले, राजनीति में स्वयं आए, तब से तो देख रहे हैं कि इनका इस तरह से कोई मोटो नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। ये अपना मतलब जीने खाने का ही रास्ता इसको, और निर्दोष लोगों की हत्या ये लोग करते हैं। पुलिस की मुखबिरी के नाम से निर्दोष लोगों को ये लोग उनकी हत्या करते हैं। अभी भी वहाँ सैकड़ों की संख्या में जिनका कोई दोष नहीं था, लेकिन वो लोग पूरे जगहों में आईडी बिछा के रखे हैं, उनके चपेट में आके जो निर्दोष लोग हैं उनका कितनों का पैर उड़ गया है, कितनों की आंखें चली गई हैं, बच्चे लोग का पूरा जीवन बर्बाद इन्होंने किया है। तो ये किसी भी तरह से ये गरीबों के रहनुमाई नहीं हो सकते। कोई विचारधारा नहीं, आप कह रहे हैं टेररिस्ट है बेसिकली? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दृष्टि से तो इनका कोई विचारधारा नहीं है। एक इस पे हम आते हैं, आप जो बस्तर डेवलपमेंट प्लान का हम सुने काफ़ी आप उसकी तैयारी कर रहे हैं कि अगर नक्सलिज्म जब खत्म हो जाएगा तो बस्तर को आप, उसके लिए आपका एक विजन है कि हम बस्तर में कैसे लोगों को लाएंगे, मतलब इंडस्ट्री, टूरिज्म, ब्ला ब्ला, क्या क्या एक्चुअली वो प्लान है आपका? देखिए, वैसे तो हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश ही एक तो बीच में बसा है
और करीब 7 प्रदेश चारों तरफ से टच में हैं। तो और यहाँ खनिज संपदा भरपूर है, आयरन ओर है, कोयला है, आपका टीना है, बॉक्साइट है, सोना है, डायमंड भी है, लिथियम भी अभी यहाँ मिला है। तो खनिज संपदा भरपूर है। यहाँ 44% भूभाग वनों से आच्छादित है, तो सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी हैं। यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। धान का कटोरा हमारा ये छत्तीसगढ़ कहलाता है। ये मेहनतकश किसान हैं। तो सब कुल मिला के देखेंगे तो हमारा प्रदेश सुंदर भी और समृद्ध भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नक्सलवाद के कारण ये काफ़ी पीछे हो गया। और जहाँ बस्तर की बात हम लोग कर रहे हैं, जहाँ थोड़े हिस्से में आज नक्सलवाद बचा है, आने वाले समय में भी ख़त्म होने वाला है। तो बस्तर तो एकदम स्वर्ग है। वहाँ पर अबूझमाड़ जैसा एकदम डेंस फॉरेस्ट है, जो कई हजार वर्ग किलोमीटर में। काफी वाटरफॉल्स हैं। वाटरफॉल्स बहुत हैं। चित्रकूट जैसा वाटरफॉल है, तीरथगढ़ जैसा वहाँ वाटरफॉल है, मतलब कुदरगढ़ क्या बोलते हैं, कुटुमसर जैसा गुफा है। और आपको हमें भी बता दें कि एक हमारा धुड़मारास गांव है, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन है, उसमें उसका चयन हुआ है। आज होम स्टे, फॉरेनर लोग वहाँ पर आके होम स्टे बड़ा पसंद करते हैं। वहाँ के ऑलरेडी आ रहे हैं foreigners? आ रहे हैं लोगों के घर में रहते हैं, कई कई महीने रहते हैं। तो इस तरह से मतलब वो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही आगे हमारा बस्तर जाएगा। और हम लोग वहाँ पर पर्यटन को हम लोग उद्योग का दर्जा भी दिए हैं। जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए हैं उसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी दिए हैं। तो आगे आने वाले समय में पर्यटन के दृष्टि से भी आगे बढ़ाएंगे। होम स्टे को भी हम लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पर, और खेती किसानी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर इंद्रावती नदी है, इंद्रावती और महानदी को आपस में जोड़ने का भी हम लोग का विचार है। और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो ST SC हैं, महिला हैं, इनके लिए विशेष रियायत का प्रावधान किया गया है। अगर ST SC उद्यम के क्षेत्र में आगे आते हैं तो उनको मात्र 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन भी उपलब्ध कराने का है। वहाँ 118 एकड़ बस्तर में उसको हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क के लिए ज़मीन रखे हैं। तो इस तरह से बड़ा फोकस है। और हम लोग वहाँ पर पशुपालन को भी, चूँकि जनजातीय लोगों का एक अच्छा विषय है, मतलब पशुपालन करना, गाय पालन करना, तो NDDB से हम लोग का MOU भी हुआ है। उधर हम लोग परिवार को दुधारू पशु भी देंगे और NDDB उनको पूरा सिखाएगा, उनका दूध कलेक्शन करेगा। मत्स्य पालन को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, बकरी पालन, सुअर पालन, इसके लिए भी हम लोग इस साल के बजट में काफ़ी पैसा रखे हैं। और फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसका वैल्यू एडिशन करके वहाँ पर इमली खूब मात्रा में है, उसका वैल्यू एडिशन करा के हम उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार से जोड़ के और आर्थिक रूप से उनको मजबूत करने का काम ये सब हम लोग कर रहे हैं। नक्सलिज्म से फाइट करते हुए में आप उसके बाद का प्रोग्राम बना रहे हैं। जी काफी जी एम्बिशियस एजेंडा है। जी जी बिल्कुल। दूसरा आपका पर्सनल भी है, और जिसके लिए छत्तीसगढ़ का जो काफी नेशनली जो काफी सालों से चर्चा में रहा है, वो है एक जो धर्मांतरण की बात होती है। आप खुद ही दिलीप सिंह जुरेवी जी के साथ आप घर वापसी में काफी साल आपने काम किया जी। अभी उस फ्रंट पे क्या, आप जब मुख्यमंत्री हैं, आप उस पर कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम तो ऐसे क्षेत्र में निवास करते आए हैं जो छत्तीसगढ़ का पूर्वी क्षेत्र है। जसपुर आखिरी ज़िला है और वहाँ पर एशिया महाद्वीप का सेकंड लार्जेस्ट चर्च है, और वहाँ से झारखंड और उड़ीसा छत्तीसगढ़ का संचालन होता है। तो खूब धर्मांतरण वर्षों से वहाँ पर चल रहा है। पहले तो गरीबी होती थी, लोग भूख से मर भी जाते थे, बच्चे उपवास होते थे। तो उस समय बाहर से गेहूं वगैरह आता था, तेल वगैरह आता था, तो इस सब को मुफ्त में बांट के एक तरह से धर्मांतरण कराया जाता था। लेकिन जब भाजपा की सरकार बनी और यहाँ पर सस्ते अनाज का कार्यक्रम चलाए,
तो आज भुखमरी नाम की तो चीज़ है नहीं। काफ़ी विकास भी छत्तीसगढ़ बनने के बाद हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। और उस समय इतना धर्मांतरण होता था, गौ हत्याएं दिन दहाड़े होती थी। तो स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी उस समय सांसद होते थे, तो उनके नेतृत्व में हम लोग दर्जनों पद यात्राएं किए धर्मांतरण के खिलाफ में, गौ हत्या के खिलाफ में। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी मतलब घर वापसी कार्यक्रम चलाए। राजा होते हुए भी मतलब लोगों का पैर अपने हाथ से वो धोते थे और अनुष्ठान के साथ उनको फिर से हिंदू बनाने का काम उन्होंने किया और लाखों लोगों को फिर से वो हिंदू बनाए। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का केंद्रीय कार्यालय हमारा जसपुर में है, जो मतलब जनजातीय समाज के हित में पूरे देश में काम करता है। तो आज गांव-गांव में उनके भी कार्यकर्ता हैं, तब जाके धर्मांतरण कुछ कम हुआ है। तो हम लोगों का विरोध कोई ईसाई या मुसलमान से नहीं है, लेकिन उनके गलत कामों का विरोध है। ये जो मतलब ठीक है, हमारा ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, अपनी इच्छा से कोई किसी भी धर्म में जाता है, उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन किसी की गरीबी का, किसी की अशिक्षा का लाभ लेके उनको मतलब बहला फुसला के आप धर्मांतरित करते हैं, तो वो गलत है। तो उसके हम लोग विरोधी हैं। या गाय को हम लोग माता मानते हैं, गो हत्या होती है तो उसके विरोधी हैं। हम लोग बोलते हैं कि भाई खाने के लिए और भी बहुत चीज़ है, आप बकरा खाइए, मुर्गा खाइए, मछली खाइए। गाय को हम लोग माता मानते हैं तो उसको तो बख्शिए। तो उनके इस काम से हम लोग का विरोध है। आप इतने बड़े आदिवासी नेता हैं, आदिवासी समाज में जो इनकी पैठ है उस पे आप अब तक उसको नहीं हिला पाए हैं? नहीं, अब तो बहुत कम हो गई है, तो जागरूकता भी हो गया। भुखमरी नाम की चीज़ भी नहीं है भाजपा की सरकार आने के बाद। तो अब धर्मांतरण का रूप बदल गया है। अब चंगाई चंगाई को एक माध्यम बनाए हैं और ये चंगाई के माध्यम से धर्मांतरण करने का प्रयास हो रहा है। चंगाई क्या होता है? चंगाई ये लोग बड़ी बड़ी सभा का आयोजन करते हैं और वहाँ पर कुछ पानी वानी पिला के बीमारी का इलाज करने का वो लोग ढोंग करते हैं। हाँ हाँ, कि हमारे प्रभु में इतनी ताकत है, वो पानी रख के वो कुछ पड़ते उड़ते होंगे और उसको पिलाते हैं और इस तरह का ढोंग चलता है और उसके माध्यम से आज धर्मांतरण का काम चल रहा है। तो आप इसको कैसे रोक रहे हैं? मैंने सुना कि आप कुछ नए जो पुराने कानून है उसमें कुछ चेंजेस करने की वैसे तो धर्मांतरण के खिलाफ में यहाँ पर कानून है हमारे प्रदेश में भी, लेकिन अन्य प्रदेशों का भी हम लोग देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग इसके लिए कड़ा कानून लाने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं दिल्ली में हम लोगों को राज्य में कौन क्या कर रहे हैं कितना कम पता है। ये इस बात से साबित होता है कि आपका, जैसे मुझे भी नहीं पता था कि आपके दादा के पहले भी आप राजनीति में, मतलब पूरा फैमिली इतनी पुराने समय से है। कुछ बताएंगे कहाँ से आप, किस तरह के राजनीतिक परिवार से हैं? मतलब ये हमें पता है आपके 2 चाचा एमएलए रहे हैं, दादाजी एमएलए थे। उसके पहले से आप बता रहे हैं, उसके पहले से आप रहे हैं उसमें। देखिए, आज़ादी के पहले राजतंत्र था और हमारा जहाँ निवास है वहाँ पर जसपुर एक रियासत है, जहाँ से स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी राज परिवार से हुए और वो 5 बार सांसद हुए, 3 बार राज्यसभा से, 2 बार लोकसभा से और सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी थे। तो उनके राज्य में हमारे पुरखे मंत्री के रूप में काम किए। उनके रियासत में 2 मंत्री और 1 सेनापति थे। तो जो उनके रियासत में बड़े मंत्री थे वो हमारे पुरखे थे। और जब देश आज़ाद हुआ सन 47 में, तो उस समय मनोनीत विधायक हुए थे। उस समय मध्य प्रदेश का भी गठन 1956 में हुआ। उसके पहले सीपी बरार सरकार होती थी और राजधानी नागपुर। तो उस समय 1947 में विधायक मनोनीत हुए थे। तो हमारे दादा स्वर्गीय श्री बुद्धनाथ साय वो मनोनीत विधायक थे और 52 में पहला इलेक्शन
शुरू हुआ और तब से लगातार हमारे एक ताऊ स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साई जी, वो 3 बार विधायक रहे। 1977 में मोरारजी भाई सरकार में वो केंद्र में मंत्री थे और जहाँ से मैं 4 बार सांसद रहा, रायगढ़ संसदीय क्षेत्र, वहीं से वो सांसद थे। फिर एक हमारे और बड़े पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ साई जी, वो विधायक थे, जहाँ से मैं अविभाजित मध्य प्रदेश में 2 बार विधायक था। तबकरा क्षेत्र, वहाँ से हमारे ताऊ स्वर्गीय केदारनाथ साई जी वो विधायक थे। फिर हमारा एक भाई ताऊ का लड़का रोहित कुमार साई वो विधायक था और 90 में पहली बार हम विधायक बने। 2 बार अविभाजित मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हमको विधायक बनाया। फिर 1999 से लगातार 4 बार 20 वर्षों तक रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने हमको सांसद के रूप में दायित्व दिया और माननीय नरेंद्र मोदी जी का पहला कार्यकाल 2014 से 19 उसमें राज्यमंत्री के रूप में भी काम करने का हमको अवसर मिला। आपने जब इतना लंबा आपका एक राजनीतिक एक परिवार की एक पृष्ठभूमि रही है, आप पंच से आपने क्यों शुरू किया? आप सीधे आप एमएलए लड़ सकते थे। देखिए क्या था, हमारा फैमिली बड़ा था, हमारे ताऊ लोग सब अलग अलग गांव में रहते थे और 4 भाइयों में हमारे पिताजी सबसे छोटे थे और हमारे पिताजी के साथ ही हमारे दादा दादी भी रहते थे और दादा पहले गुजर गए थे। लेकिन सन 1974 में जब मैं मात्र 10 साल का था, चौथी क्लास में पढ़ता था, तो हमारे सर से पिता का साया उठ गया और चूंकि 4 भाइयों में मैं ही बड़ा था, तो घर परिवार भी हमको संभालना था, अपनी माँ को भी संभालना था, हमारी दादी माँ थी उनको भी संभालना था। तो मेरा जीवन शुरू से ही संघर्षमय था। पढ़ाई लिखाई किया, परिवार भी संभाला, माताजी को भी संभाला, दादी माँ को भी संभाला और चूंकि खेतीबाड़ी हम लोग की थी तो हम तो कभी नहीं सोचे थे कि हम राजनीति में आएंगे और इस मुकाम पर पहुँचेंगे। लेकिन जब हम घर में बैठे तो उसी साल पंचायत का चुनाव चल रहा था, तो गांव वालों के आग्रह पर हम पंच बन गए। 5 साल पंच के रूप में काम किए और चूंकि पंचायत में हम सबसे पंच के नाते युवा थे और पढ़े लिखे भी थे, तो अगले पंचायत का चुनाव जब आया 5 साल बाद, तो पूरे पंचायत वालों ने हमको निर्विरोध सरपंच बना दिया और 6 महीना ही हम काम किए थे सरपंच के रूप में, तो विधानसभा का चुनाव आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला और तबकरा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का विधायक का मतलब हम प्रत्याशी बनाए गए और 1990 में पहली बार तबकरा क्षेत्र से विधायक का दायित्व संभाले और 2 बार विभाजित मध्य प्रदेश में विधायक रहे। और 1999 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी हमको रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया। फिर 1999 से लगातार 20 साल 2019 तक सांसद रहे और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उनके मार्गदर्शन में राज्यमंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। तो अगर मैं एक और चीज़ अपने व्यूअर्स को बता दूं, पहली बार जब इनको बीजेपी प्रेसिडेंट बनाने का प्रपोजल आया था, इनसे पूछा कि दिलीप सिंह जुदेव जी ने पूछा, बताएंगे आपने कैसे रिएक्ट किया था जब आया था ऊपर से? ये 2006 की बात है। उस समय हम सांसद थे और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी वो राज्यसभा के वो सांसद थे और हमको अच्छी तरह से याद है, वो सावन का महीना था और रविवार का दिन था। शाम को स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी का दिल्ली से फ़ोन आया था और उनने हमसे पूछा था कि आपको पार्टी छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाली है, तो आप
रात भर सोच के सवेरे हमको जवाब देना कि क्या विचार है। तो दूसरे दिन सोमवार था, सावन का सोमवार था, तो हम कांवड़ यात्रा के लिए चले गए और बिना जवाब दिए वो हाँ, बिना जवाब। हम सोचे थे कि आके जवाब देंगे, लेकिन वो सूर्योदय के पहले ही चले गए थे और वहाँ से जल उठा के करीब 9-10 किलोमीटर दूर से एक संगम से जल उठा के वहाँ पर रीम नदी के किनारे एक शिव जी का मंदिर है, वहीं जलाभिषेक करते थे। तो 9-10 किलोमीटर चल के आए थे, जलाभिषेक किए थे, थके थे और भंडारा उंडारा में प्रसाद लेके बैठे ही थे कि हमारे घर से सूचना आई कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिए हैं। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी थे, तो उनका फोन भी, बधाई फोन भी आ गया था। तो हमारा जो सहयोगी आज भी हमारे पास है, वो आकाश गुप्ता, तो वो फोन करके बताया कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं और माननीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपको बधाई भी आया है। तो इस तरह से हम बता भी नहीं पाए थे बनना है कि नहीं बनना है। हाँ, हम मतलब बनना है कि नहीं बनना है हम बता भी नहीं पाए थे और अनाउंस हो गया था। और मुख्यमंत्री भी सीधे विधायक दल की हुई और आपका नाम अनाउंस हुआ, कुछ पता नहीं। जी जी, हम तो आज इतना पार्टी ने हमको दिया, हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हम कभी विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। 2014 में भी हम लोग मोदी जी का शपथ देखने दिल्ली गए हुए थे और अचानक 26 मई को सवेरे 8 बजे उनका फोन आ गया माननीय मोदी जी का। तो पहले तो मेरे ही मोबाइल में फोन आया, बोले कि विष्णुदेव बोल रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मोदी जी बात करना चाहते हैं। फिर सीधे मोदी जी का फोन आया, विष्णुदेव। हमने कहा कि प्रणाम सर। तो नहीं, आपको अभी 9 बजे गुजरात हाउस आना है चाय पर। और उसके बाद रख दिए। तो फिर हम लोग समझ गए कि वो चाय में बुला रहे हैं, मतलब मामला क्या है। फिर वहां गए, उनके साथ चाय पानी हुआ, तो बोले यार शाम को आप लोगों को राष्ट्रपति भवन आना है और मंत्री का शपथ लेना है। तो हम तो उस समय भी मोदी जी का शपथ देखने गए थे, हमको थोड़ी पता था कि हमको भी मंत्री के रूप में शपथ लेना है। तो पार्टी का हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा मतलब उपकार है और इसीलिए पार्टी जो भी दायित्व देती है तो पूरी ईमानदारी के साथ उसको निभाने का हमारा प्रयास होता है। सही सब। इस बार मैं 2 साल पहले आया था, अभी आया हूँ, देख रहा हूँ कि सारा रायपुर, न्यू रायपुर में आप लोग ऑलमोस्ट शिफ्ट कर गए, आप खुद जाने लगे, वहाँ बैठने लग गए हैं, मिनिस्टर्स जा रहे हैं, सारे अधिकारी जा रहे हैं, काफ़ी कुछ चेंजेज हुआ है। लेकिन ये जो न्यू रायपुर का जो एक नया जो स्वरूप है, उस पर बात करने के पहले एक मैं ऐसे इस पे पूछना चाहूँगा, जैसे पूरे नेशन में इस पे देखिए, इस पे विवाद चल रहा है, विवाद मतलब इसकी चर्चाएं चल रही है। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करे? आप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, आपको क्या लगता है किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए हम लोग को? देखिए, पहलगाम की घटना की तो जितनी निंदा की जाए कम है। उसमें छत्तीसगढ़ भी अपना एक बेटा खोया है। दिनेश अपने परिवार सहित वहाँ गए हुए थे और वो भी आतंकवादियों के गोली के शिकार हो गए। लेकिन जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से आतंकवाद का जवाब दिया जा रहा है, पूरा दुनिया उसको देख रहा है किस तरह से, चाहे वो पुलवामा और वो सब घटना का जवाब, हाँ, बारकोट वगैरह का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से किया गया है। तो इस बार भी ये दुस्साहस पाकिस्तान के इशारे पर ही आतंकवादियों ने किया है और हमारा देश, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इसमें जो कार्रवाई हो रही है उसको पूरा देश देख रहा है और इसका तो खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेगा। इसमें इसीलिए जो कास्ट सेंसस का जो अनाउंसमेंट हुआ, वो इसलिए सरप्राइजिंग है कि जब पूरा सबका फोकस है पहलगाम के बाद क्या सरकार करेगी, अचानक कास्ट सेंसस की बात है कि वो, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, कास्ट सेंसस की बात कांग्रेस बहुत दिनों तक करते रही। हमारी जानकारी के अनुसार तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी सबने की, लेकिन कांग्रेस के कथनी और करनी में बहुत जमीन और आसमान का फर्क होता है।
ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और आज इसी का परिणाम है कि 55-60 साल तक के छत्र राज करने वाले आज उनकी दुर्गति हो गई, आज सिमटते जा रहे हैं। कहे कि लगातार इन्होंने अपनी करनी के माध्यम से देश की जनता का विश्वास खोया है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत दूरदृष्टि वाले हैं और वो बड़ा सोच समझ के सही समय आने पर जो भी उचित कदम उठाना होता है वो उठाते हैं। और ये उनके 11 साल आज हो रहा है प्रधानमंत्री बने हुए, और जिस तरह से 11 वर्षों में देश का विकास हुआ है, पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान उनके नेतृत्व में बढ़ा है, इसको आज पूरा दुनिया देख रहा है। और जिस तरह से उनके नेतृत्व में देश में भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सबको मूल मंत्र मानते हुए यहाँ जो काम हो रहे हैं सबके लिए, वो सब के कारण आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति देश की समस्त जनता का विश्वास बढ़ा है। इसलिए लगातार आज 21 राज्यों में आज हम लोग मतलब या तो अधिकांश में हाँ एनडीए की सरकार चल रही है, केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अच्छा, आपने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात की, जी, क्या इम्पैक्ट रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा रहा है। जैसे हमारे उद्योग मंत्री और उद्योग विभाग के हमारे जो भी वहाँ के सचिव और पूरी टीम है, बहुत सोच समझ के सलाह मशवरा करके नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए हैं। और अभी तक हम लोग दिल्ली, मुंबई में 2 बार, रायपुर, इसमें हम लोग समिट कर चुके हैं और वहाँ नई उद्योग नीति को उद्योगपतियों के सामने में रखे हैं और बड़ा उसका असर हो रहा है। 4.5 लाख करोड़ का भी निवेश का प्रस्ताव हम लोग को मिल चुका है और वो खाली मिला ही नहीं है, काम भी शुरू हो गया है। बिना इन्वेस्टर समिट किए हुए? नहीं, इन्वेस्टर समिट करने के बाद, इन्वेस्टर समिट करने के बाद हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रभावित होकर 4.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव पास हुआ है। और सेमीकंडक्टर किस सेक्टर में ज्यादा है? ये सब सेक्टर में है, एनर्जी के सेक्टर में है, स्टील के सेक्टर में है, के सेक्टर में है, आपका टेक्सटाइल के सेक्टर में है, आईटी के सेक्टर में है, सब में है। अभी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का शुरुआत, मतलब उसका भूमि पूजन हो चुका है। एक साउथ की कंपनी है पॉलीमेटेक, वो इतना प्रभावित हुए कि वो दिल्ली समिट में हमसे मुलाकात हम लोगों से हुई थी और 2-3 महीने बाद ही 45 दिन में हम लोग जमीन भी उपलब्ध करा दिए। हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सिंगल विंडो सिस्टम भी हम लोग लागू किए हैं और उसमें जोर दे रहे हैं कि अगर 1000 करोड़ का इन्वेस्ट या 1000 आप रोजगार उपलब्ध कराते हो तो आपको 20 लोग जैसे सुविधा से भी आपको मतलब फायदा पहुंचाया जाएगा। तो इस सबसे बहुत प्रभावित हुए हैं। 3 लाख करोड़ का एमओयू तो हम लोग को खाली एनर्जी के सेक्टर में मतलब मिला है और वो एनर्जी के सेक्टर में भी वो ग्रीन एनर्जी भी है, खाली थर्मल नहीं है। तो इस तरह से सारे सेक्टर में उद्यम यहाँ पर आ रहे हैं। डेटा सेंटर आज भी आपको इनॉग्रेट करने वाले हैं, सुना मैंने। जी बिल्कुल आज भी करने वाले हैं और लगातार हम लोग, जैसे मैंने कहा कि सुशासन विभाग यहाँ पर तो जितना जो भ्रष्टाचार के जो रास्ते हैं सबको हम लोग बंद कर रहे हैं। पहले की सरकार में कोयला में ऑफलाइन टीपी जारी होता था, जो भ्रष्टाचार का एक रास्ता था, उसको भी हम लोग बंद कर दिए। अब ऑनलाइन वो भी जारी होगा। शराब में एफिल्टन समाप्त कर दिए। अब आज एक चीज़ और शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर कि और रजिस्ट्री जो होती है जमीन की, रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा, नहीं तो उसमें भी खेल होता था। तो इस तरह से जहाँ भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश है सारे रास्ते हम लोग बंद करने जा रहे हैं। और एक ही नया रायपुर का फाइनली लग रहा है कि प्रोजेक्ट अब टेक ऑफ कर गया। मतलब जिस तरह से वहाँ सुना कि काफ़ी प्रपोजल्स आ रहे हैं, आपके अलग अलग इंडस्ट्री से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे। जी और गवर्नेंस भी आपने वहाँ से शुरू कर दिया, सब शिफ्ट कर गए हैं सर। जी देखिए, बहुत सारे इंडस्ट्रीज आने वाले हैं नया रायपुर में, उसमें टेक्सटाइल
अभी हम लोग मुंबई गए थे, तो उसमें एक होता है CMAI, मतलब क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो उनसे भी MOU हुआ है। वो भी यहाँ पर बड़ा अपना पार्क लगाने वाले हैं और उसमें रोज़गार की ज़्यादा संभावना होती है। सबसे ज़्यादा रोज़गार टेक्सटाइल के सेक्टर में है, तो वो भी यहाँ पर आ रहा है। हर क्षेत्र में इंडस्ट्री जाएगा, अभी थोड़ा सा 1-1.5 साल का समय लगेगा। आप अपने आप को रमन सिंह से और भूपेश बघेल से अलग किस तरह का मुख्यमंत्री मानते हैं? मैं तो अपने को मुख्यमंत्री मानता ही नहीं हूँ। मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ और आज हमको ठीक है, दायित्व है मुख्यमंत्री का, लेकिन लगता नहीं है कि हम मुख्यमंत्री। हम तो एक सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। जब से हम पढ़ाई छोड़े, पार्टी ज्वाइन किए, पार्टी ने जो भी दायित्व दिया उसको हम जितनी हमसे बन पड़ी पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करने का प्रयास किया। और आज भी हमको नहीं लगता कि हम मुख्यमंत्री हैं। हमको तो वही लगता है कि हम जनता के सेवक हैं। एक आखिरी सवाल, ये जो एक जनरल इम्प्रेशन है कि सारा कुछ सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स को सीधे पीएमओ से चलाया जाता है, सेंटर से सारा चलाते रहता है, ऐसा कुछ है क्या कि सेंटर से लगातार आप लोगों को डायरेक्शन मिलता है या इंटरफेरेंस होता है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन संघीय व्यवस्था तो है, तो उस तरह से। और हम लोगों की पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है। तो आप जो इनिशिएटिव ले रहे हैं उसके लिए कोई है जो कि आप उनसे आप गाइडेंस ले रहे हो या इन्फॉर्म कर रहे हो, ऐसा कुछ होता है? अब हमारे यहाँ भी वरिष्ठ हैं, प्रदेश में भी हैं, मंत्री परिषद भी है, सब सलाह मशवरा करते हैं और राय मशवरा तो करना ही पड़ता है, अपने वरिष्ठों से मार्गदर्शन तो लेना ही पड़ता है। तो साई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी, आपका भी धन्यवाद।